स्टेरिंग अलग रखते हैं, बस कुछ ध्यान मिलेगा काफ़ी यहीं पे एक और तो स्कूटी ले लिया था और अपने पास है क्या कह रहा था बताया आप कल क्या पढ़े थे? क्या था मोहम्मद बिन कासिम का इसमें क्या क्या बताया गया था? मोहम्मद बिन कासिम का जो बताया गया आपको क्या आक्रमण में क्या बताया गया था? कहीं दर्ज पड़ती है और दूसरा कुछ मिलेगा ब्लैक कलर कॉन्ट्रेक्ट बना लेते हैं कहीं इस पे क्या बताया गया था? आपको क्या आक्रमण? कौन? इसके पिता थे? नहीं ब्लू है ना ब्लू है ना तो इसके बाद क्या बताया गया था? वो दोनों क्या था? आज नहीं जा रही। सर इसमें भी नहीं है अरबों का आक्रमण जो था तुर्कों का आक्रमण, अरबों के आक्रमण में हम लोग पढ़े थे यूसुफ बिन कासिम। यूसुफ बिन कासिम किसके पिता थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है। और उसके बाद क्या बताया गया था? पहला आक्रमण कौन किया था? उबैदुल्लाह 711 711 में किया था। तो वो आक्रमण क्या होता है? असफल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या बताया थे हम लोग? सिंध पे आक्रमण कौन करेगा? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम 712 में दाहिर सैन के ऊपर सिंध के क्षेत्र में आक्रमण करता है। इसमें क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है। अच्छा बताइए, आप लोग सिंध पर क्यों आक्रमण किया? हाँ? सिंध पे ही क्यों आक्रमण किया? तो खजूर तो वहाँ का मतलब प्रोडक्शन था, वहाँ पे ऊँट और खजूर होता था, जिससे वहाँ पे जो सरप्लस प्रोडक्शन वगैरह जो एग्रीकल्चर लैंड तो है नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है? ऊँट का पालन करते हैं। यहाँ पे मतलब हमारी क्लाइमेट क्या अलाउ करती है? जो रेगिस्तान वाला इलाका होता है उसमें क्या ज़्यादा पैदा होता है? कटीले पेड़ सब। तो ऊँट क्या खाता है? बबूल का पत्ता खाता है। हाँ? तो इसके नाते वहाँ पे बबूल ज़्यादा होते थे तो ऊँट मिलेंगे ना। और खजूर भी रेगिस्तान में ही पैदा होता है। वहाँ पे जो अनाज है मतलब धान गेहूँ चावल वगैरह की पैदावार नहीं होती थी। तो वहाँ पे क्या रहेगा उस समय? भुखमरी अकाल रहेगा ना। जी सर। तो वो सभी कारण था सिंध पे आक्रमण करना। और दूसरा लूटपाट करना। उद्देश्य क्या था अरबों का आक्रमण करने का भारत में? धन इकट्ठा करके पूछ देगा अरबों का आक्रमण करने का उद्देश्य था। पहला ऑप्शन दे देगा लूटपाट करना, दूसरा धर्म का प्रचार प्रसार करना, तीसरा व्यापार वाणिज्य करना, ठीक है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे आप लोग? ठीक है। अगर ऐसा देता है तो लूटपाट मारेंगे, ठीक है। और ऐसा दे देता है पहला अरबों का आक्रमण हाँ भाई
जो नहीं हुई है बिल्कुल नहीं फंसी किसकी ऑप्शन में दे दे ए में हासिल किसी का ये थी तो किस पे आप लोग टिक करेंगे इसमें? डी डी ठीक है, एक और दो, यानी इस पे टिक करेंगे। दोनों था। कुछ जो इतिहासकार हैं इसको भी मानते हैं धर्म का प्रचार करना। प्रचार प्रसार धर्म का प्रचार करना होता तो क्यों भाग जाते हैं? हाँ? तो सब क्यों भाग जाते थे? लूट पाट करके व्यापार करना और वैसा होना चाहिए। क्योंकि उनके पास उतना जो सोर्सेस थे वो नहीं थे कि वो यहाँ पे टिक सके। क्योंकि आप देखेंगे कि भीमद्युति से मोहम्मद गोरी जब गुजरात में आता है तो भीमद्युति से पराजित हो जाता है। ठीक है, और जो ये गजनी होता है, ये भीम फर्स्ट को जो सोमनाथ का आक्रमण होता है 1024 में, वहाँ का शासक कौन हो जाता है? भीम प्रथम। तो भीम प्रथम क्या होता है? पराजित हो जाता है। तो इनके पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि अपनी अपने भारत में इस्टेब्लिश हो सके। क्योंकि भारत मतलब छोटा नहीं था अभी, और सब भी राजा थे। अगर जयचंद और पृथ्वीराज चौहान संयुक्त होते तो क्या अरबों और तुर्कों का आक्रमण हो सकता था भारत में? नहीं हो सकता था। हमने आपको बताया था कल पूरा डिटेल में कि क्या था। जो परमार वंश था, चौहान था, चालुक था, हथियार थे, क्या करते थे आपस में युद्ध लड़ते रहते थे, जिसका फायदा इन्होंने उठाया। लेकिन इतने भी कमजोर नहीं थे कि इनका मुकाबला नहीं करते। अगर ये सिंध पर आक्रमण करके चौहान वंश से आक्रमण करते तो क्या होता इनकी स्थिति? पता आपको? मारे जाते। ठीक है, जाहिर से इनकी जो अदूरदर्शिता नीति थी वो मतलब अदूरदर्शिता नीति की बहुत खराब थी। जाहिर से इनके जो इन आक्रमण के बारे में समझ नहीं पाया था कि एक आक्रमण कैसे होगा और इसमें हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसकी पॉलिसी और उसकी सैन्य व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि ये क्या करें वहाँ पे मतलब इनका आक्रमण वो असफल कर सके। ठीक है जी, समझ में आ गया? लेकिन सर जी जो लूटपाट करेगा उसका धर्म जैसे कौन अपना? ये देखिए, धर्म का प्रचार करना कुछ इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, आप लोग को शायद हम हिस्टोग्राफी वाली सिस्टम नहीं बताए होंगे। एक मिनट, एक हाथी होती है, ठीक है, और 5 अंधे होते हैं। हाँ बताए थे। ठीक है, सभी लोग कुछ पता है? नहीं समझे। ठीक है, एक कहानी है, एक हाथी होती है, 5 अंधे होते हैं। ठीक है, 5 अंधे क्या करेंगे? हाथी के बारे में सर्च करेंगे, देखेंगे। अंधे तो दिखाई देता नहीं है, तो क्या करेंगे? हाथी को टच करेंगे ना। मान लीजिए जो अंधा हाथी का पूंछ टच करेगा तो क्या बताएगा? पूंछ के बारे में क्या लिखेगा? हाथी रस्सी की तरह है। हाथी रस्सी की तरह। यही बताएगा कि वो हाथी रस्सी की तरह है। ठीक है, जो पैर टच करेगा वो क्या बताएगा? हाथी खंबे की तरह है। हाँ, खंबे की तरह है। ठीक है, जो सूंड को टच करेगा सांप की तरह है, इन बताएगा जी। और जो कान को टच करेगा, हाथी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा इसका है। और जो पेट को टच करेगा, हाँ,
कहेगा वो कहेगा हाथी इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो और एक बोलेगा कि हाथी ही अंधी है, ठीक है। उसमें से ऐसे भी होंगे कि बोल देंगे क्योंकि वो खुद ही अंधे हैं तो बोल देंगे हाथी ही अंधी है, उनको तो यही समझ में आएगा ना। तो यही इतिहासकारों ने भी इतिहास के बारे में ऐसे ही लिखा है, जो जैसा अपना रिसर्च दिया उसके आधार पे उसका वर्णन किया है। पहले लूटपाट करने के लिए आते थे, फिर बाद उनको अच्छा लगने लगा, रहने की व्यवस्था हो गई तो अपना धर्म प्रचार कर। हाँ, मतलब उद्देश्य क्या था उनका, ये भी था कि धर्म प्रचार करना। इतिहासकारों, हमारा मानना नहीं है, ये जो हाथी के बारे में बता रहे इतिहासकार की हाथी ऐसी थी, वो इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। इनका लूटपाट के साथ साथ धर्म का प्रचार भी हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि भारत एक अच्छा देश था और यहाँ इस्टेब्लिश हो जाते तो यहाँ के जलवायु में भी क्या होते, सम्मिलित हो जाते। तो इनको वहाँ की अपेक्षा तो यहाँ तो इनको अच्छा मिलता ना। तो लेकिन ये यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पाए और लूटपाट करके ही चले गए। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि धर्म का प्रचार भी करना उनका उद्देश्य रहा होगा, रहा था। ठीक है, समझ में आ गया इतना ना। तो अगर लूटपाट सिर्फ रहेगा तो लूटपाट पर मानना है, और ऐसे रहेगा तो फिर इसमें धर्म का प्रचार भी सम्मिलित करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता है वाला, ठीक है, तो इसमें क्या मारते हैं आप लोग, इसी को सिर्फ मारते हैं। लेकिन जब ऑप्शन चलिए ठीक, सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। हाँ तब गलत हो जाएगा। क्यों सर, आपको बोलो हाँ, तब जैसे 1-2 करके देगा तब तो 1-2 पे मारेंगे, लेकिन जब लूटपाट करना सिर्फ रहेगा तो इस पे मारेंगे, ठीक है। तब ये वाला नहीं मारेंगे। ऐसे दे देगा ए सही है, A1 सही है, B2 सही है, B3 सही है कि 4 सही है। दोनों सही है तो फिर दोनों में दोनों कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी ये आयोग कितने लोग PCS का पेपर देते हैं? हर साल आयोग का विवादित क्वेश्चन जाता है ना कोर्ट में, सुने कि नहीं आप? तो ऐसे विवादित क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कोर्ट में पहुंच जाता है। हमने बताया कि इतिहासकार मानते हैं कि ये भी था, लेकिन मेन उद्देश्य का ये था, लूटपाट करना इतिहास, और यही करके वापस भी चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों रहेगा ऑप्शन में तो आप ये 1 और 2 पे भी टिक करेंगे। अगर 1-2 ये वाला नहीं रहता है तो सिर्फ इस पे टिक करेंगे। जैसे ए पूछ दिया, कौन सही है इसमें से, मान लीजिए काम करने का उद्देश्य कौन सही है, ठीक है। तो बी में ये रख दिए, सी में ये रख दिए, डी में ये रख दिए, तो किस पे मारेंगे? इस पे। और 1-2 करके ऑप्शन देगा तो दोनों मारेंगे। समझ में आ गया ना? जैसे जैसे इतिहासकारों का मानना है कि धर्म का प्रचार भी था, लूटपाट करना था, तो एक और 2 ही से मारेंगे, व्यापार पे नहीं मारेंगे, ठीक है। इनका व्यापार करने का उद्देश्य नहीं था जब आक्रमण किए थे, क्योंकि पहले से व्यापार होता था, लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य था वो लूटपाट करना था। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इनका धर्म का प्रचार भी करना था। जो जैसे इतिहासकार हमने हाथी की कहानी बताई है, वैसे हिस्टोग्राफी को उन्होंने ऐसे लिख के बताया हुआ है, ठीक है। जो इतिहासकार जैसे जो रिसर्च किया उसके आधार पर इतिहास लिख दिया। समझ में आ गया ना? नहीं, व्यापार नहीं था, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं था इनका, ठीक है। सिर्फ इनका मेन मोटो था क्या, धन की प्राप्ति यानी लूटपाट करना। क्योंकि उस समय जो उमरा वंश था, उस्मान वंश और सैफी वंश था, तो ये क्या कर रहे थे, पूरा वेस्ट एशिया में इमर्ज हो रहे थे, ठीक है। इनका पूरा मतलब साम्राज्य विस्तार हो रहा था। तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो इनको धन की बहुत ज़रूरत थी, आवश्यकता भी थी, ये भी एक सामरिक कारण था। तो जो ऑटोमन साम्राज्य के बारे में हम चर्चा किए थे ना, तो उस्मान से ही ऑटोमन साम्राज्य का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ऑटोमन साम्राज्य कहाँ तक फैल गया था? आपका एशिया में था, वेस्ट एशिया पूरा,
यूरोप में था और अफ्रीका में था। ठीक है, एशिया का, वेस्ट एशिया पूरा ऑटोमन साम्राज्य का खिलाफत आंदोलन और किसे खलीफा के पतन के लिए खिलाफत 1919 में स्टार्ट होता ना, तो वो ऑटोमन साम्राज्य का ही पतन था एक तरह से। उस दुनिया का पतन ही था जो कि मतलब खरीद जो मॉडर्न इंडिया पर आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो एशिया हो गया, यूरोप का नॉर्थ यूरोप पूरा, ठीक है, और अफ्रीका का नॉर्थ अफ्रीका वाला ये पूरा किसका शासन था? ऑटोमन साम्राज्य का। समझ में आ गया? जैसे आपका स्पेन का आप लोग नाम सुने होंगे, पुर्तगाल का नाम सुने होंगे, ये सब भी एक पूरे शासन में आ गए थे। उसके बाद ब्रिटिश आ जाते हैं ना, और अब इस समय कौन है सबसे बड़ा शासक? अमेरिका, यूएस से, ठीक है जी सर। तो ऐसे ऐसे हर समय में कुछ ना इतिहास जो होता है निरंतरता और परिवर्तन को दोहराता है। अगर कोई मर्ज कर रहा है, कोई बढ़ रहा है, तो उसका एक दिन पतन होना है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो शासक होते थे, जो भी ऑटोमन साम्राज्य हुआ, चाहे ब्रिटिश हुए, चाहे मुगल हुए, चाहे मतलब दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक हुए, सबका एक दिन पतन हुआ है कि नहीं हुआ? पहले तो उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, बाद में क्या होता है? पतन हो जाता है ना कुछ कारण उसमें आते हैं कि इनका पतन हो जाता है। तो ऐसे ही आज मानव जीवन में भी है, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन उसके एक या 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद उनका पतन हो ही जाता है। इतिहास क्या करता है? निरंतरता और परिवर्तन को दोहराता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के पिता कौन थे? यूसुफ बिन कासिम। ये क्या किया था? सिंध पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी, जो सफल आक्रमण होता है, ठीक है। 700 किसके ऊपर? दाहिर सेन के ऊपर। कौन विजयी होता है? और ये हार जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं ना। और इनकी जो पुत्री होती हैं, इनको 2 पुत्रियां होती हैं, उनको खलीफा के सेवा के लिए भेज देता है कैद करके, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करता है? जजिया का नाम आप लोग सुने हैं? जजिया नामक एक टैक्स लगाता है। मोहम्मद बिन कासिम कौन टैक्स लगाता है? जजिया कर के बारे में बताइए। हिंदू गैर मुस्लिम थे, वो यदि मुस्लिम समाज में रहना चाहते थे, या तो वो मुस्लिम धर्म स्वीकार करें, या तो ये टैक्स लेके उनके साम्राज्य में रहे। हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं। ये भी क्या सिद्ध करता है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। जजिया टैक्स भी ये सिद्ध करता है, क्योंकि इतिहासकार माने तो ऐसे तो माने नहीं होंगे। तो जजिया कर जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, अच्छे पूरा सभी लोग सुना है। सर, ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। जो गैर मुस्लिम थे, वो यदि मुस्लिम साम्राज्य में रहना चाहते थे, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करें, या तो ये एक प्रकार के जजिया कर देके उसे साम्राज्य में रखें। हाँ, तो धर्म प्रचार का एक भी उद्देश्य था, ठीक है। और बताइए, जजिया कर के बारे में बैठ जाइए। सर, इससे ब्राह्मणों को दूर रखा गया था। ब्राह्मण महिलाओं को दूर रखा गया था। और बताइए आप लोग इसके बारे में। हाँ, ये आंशिक रूप से लगाया था, यानी ब्राह्मण और महिलाओं को पूरे भारत में तुगलक ने पूरे लगाया। हाँ, ये भी सही हो। ऐसे खत्म किया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोलिए, वो रखा। हाँ, आंशिक है, पार्शियली टैक्स का आंशिक था।
स्टार्ट कौन करता है? स्टार्ट मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसमें किसको वंचित रखता है? ब्राह्मण और महिला। ठीक है, बंद कौन करेगा? हाँ, दोबारा तिलक लगाता है, सबके ऊपर लगा देता है। ब्राह्मणों को पूर्णतः कर लगा देता है, टोटल टैक्स लगा देगा, जिसमें ब्राह्मण भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। पूर्णतः किसको लगाएगा? बंद कौन करेगा? हाँ, अकबर बंद कर देता है। 1564 में अकबर क्या करता है? जजिया कर को बंद कर देता है। ठीक है, फिर कौन शुरू करेगा? औरंगजेब फिर क्या करता है? सभी पे मुद्रा लगा देता है। जिसमें ब्राह्मण और महिलाओं को भी नहीं वंचित किया जाता है। ठीक है, उनके ऊपर भी लगा दिया जाता है। ये सब लास्ट में कौन बंद करता है? इसके बाद जजिया कर के नाम निशान खत्म हो जाता है, फिर जजिया का समाप्ति हो जाता है। नादिर शाह का आक्रमण कब किया था? रंगीला के ऊपर किया था ना? इस तभी किया था ना, जो कौनी ढूला वगैरह ले गया था, फिर रणजीत सिंह लाते हैं इसी से ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, उसकी कहानी जानते हैं ना, कैसा शासक था? जैसा नाम था वैसा उसका काम भी था। हाँ, विलासतापूर्ण जीवन जीता था, वो रंगीला स्वभाव से भी था। ठीक है, तो इसने क्या किया? जजिया कर के लिए घोषणा कर दिया कि जो भी इसके बाद टैक्स लेगा उसको फांसी का सजा दिया जाएगा। तो उसके बाद कोई भी जजिया कर नहीं लगाएगा। तो पूर्णतः कौन बंद करेगा? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला। हो गया जी।
सिक्का चलाया था इसने, दो सिक्के चलाए थे। क्या नाम था सिक्का का? हाँ? दिनार और दिरहम। दिनार दिरहम। ठीक है। सर वो दिहरम होता है या दिरहम? हाँ? दिरहम होता है या दिहरम? दिहरम है, कहीं कहीं दिहरम भी मिलता है। ठीक है, दिहरम भी यही लिखा गया है कहीं कहीं। दिहरम दिनार ये किसका होता था? गोल्ड होता था, नहीं सोना होता था। ठीक है। आज बताइए, आज भी वर्तमान समय में कहाँ पे सिक्का चलाया जा रहा है? दिहरम। अबू धाबी, हाँ? सऊदी अरब। सऊदी अरब, यूएई, अरे यूएई में कहाँ पे चलाया जा रहा है? ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। कुवैत, यूएई में सर कुवैत में दिनार चलाया जाता है और दिरहम यूएई में दिरहम है। हाँ, यूएई में चलाया जाता है। यूएई की राजधानी अबू धाबी। ठीक है। तो पूछा था कि जो मोहम्मद बिन कासिम 712 में जो सिक्का चलाया था, वर्तमान समय में कौन से राष्ट्र में सिक्का चल रहा है? तो किसको मारेंगे आप लोग? सोच लीजिए आईएएस का क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा होता है। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ पूछ रहा है। तो यूएई में ये चल रहा है। यूएई की राजधानी कहाँ पर है? यूएई वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, एशिया में है। हाँ? और किसने यूएई फेमस है? सर अरे वहीं पे आना सर, ये बुर्ज खलीफा, हाँ? सऊदी अरब में। भारत के साथ ट्रेड होता है कि नहीं उसका? हाँ? क्या? सर वहाँ से रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता है। आपको भी क्या बोलना? इंडिया और वहाँ से आप क्या कहते इंडिया और यूएई के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो चौथे नंबर पर आता है, जो कि Very good. इसमें $70 बिलियन का उसके साथ ट्रेड हो रहा है इंडिया के साथ। हैं? इन्होंने सही बोला, ये और सही है। इंडिया के साथ वो डिफेंस एंड साइंस एंड टेक में उसने कॉर्पोरेशन किया हुआ है, ताकि उसमें आगे चल के फ्यूचर में उनके साथ। तो मतलब भारत का एक अच्छा पार्टनर है, सर बोल सकते हैं। और रेमिटेंस के लिए भी यूएई से सबसे ज़्यादा भारत में आता हाँ, है। रेमिटेंस भी भाई यूएई से। एफडीआई भी आता है कि नहीं? एफडीआई आता है कि नहीं? यूएई से डेवलपमेंट हुआ आता है ना। और एफपीआई की वफाई एफपीआई भी हुआ है सर, लेकिन वो अमाउंट जो है वो 10%, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर करने के लिए अराउंड सर इसमें आया है वो $25 बिलियन का उसने इन्वेस्टमेंट किया है। ऑयल रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, आयल रिफाइनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है। तो यूएई का महत्व समझ रहे हैं, भारत के नेट ट्रेड पार्टनर में कितना महत्व है। ठीक है। अब चाइना वगैरह को भारत क्या कर रहा है? एवॉइड कर रहा है। लेकिन यूएई जो अपना वेस्ट एशिया है उधर और साउथ के देशों को भारत क्या कर रहा है? ध्यान दे रहा है। ठीक है। जैसे आपका अफगानिस्तान वगैरह में देख रहे हैं कि भारत अपने पोर्ट वगैरह का डेवलपमेंट कर रहा है ना। कौन सा पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है? अफगानिस्तान। ईरान में कर रहा है ना। वो वेस्ट एशिया की तरफ देख रहा है और साउथ ईस्ट एशिया सार की जो मेंबर्स हैं आसियान के, उनके तरफ भी भारत अपनी बायलैटरल पॉलिसी को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? क्या कारण है कि बढ़ा रहा है? चाइना को काउंटर व्यापारी में बढ़िया हो, चाइना उनको लोन दे, हाँ? चाइना को बहुत तरह उनके साथ जो 10 कंट्री है, आसियान के साथ जो 10 कंट्री जुड़े हुए हैं, वो सर उनके साथ जो बिजनेस टाइप होता है वो यूरोपियन यूनियन के पास सबसे बड़ा इस समय मर्चेंट है।
तो उसके साथ ट्रेड जो अगर इंडिया के साथ होता है, क्योंकि एक तो पहला है चाइना को काउंटर करने के लिए कि इंडिया और चाइना दोनों ऑब्जर्वेशन कंट्री रहा है। दूसरा कुछ पास्ट हमारे रिसेंट ऐसे रहा है कि आसियान कंट्री के साथ हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहे, जबकि उन्होंने चाइना की तरफ ज़्यादा प्रोग्रेस करना शुरू किया है। आई थिंक 1974 के बाद से आसियान कंट्री चाइना की तरफ ज़्यादा, तो चूँकि चाइना ने वहाँ पे डंप कर दिया है अपने मटेरियल को, वो चाहते हैं कि काउंटर बैलेंस करने के लिए इस समय वो चाइना की पावर प्राइज ना हो, ताकि आसियान कंट्री पे दिक्कत हो, क्योंकि कभी कभी आसियान कंट्री के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी। जी सर, तो उसकी वजह से इंडिया जो है वहाँ पर अपना पावर राइज करने के लिए और ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में रिसेंटली लास्ट ईयर या कुछ साल पहले जो है चाइना ने एक प्रपोजल दिया था RECP। ठीक है सर, तो उसमें आसियान कंट्रियों के साथ न्यूजीलैंड और कई कंट्री ने साइन किया था ट्रीटी में, लेकिन इंडिया ने अपोज किया। क्यों? उसका भी अपना एक रीजन था कि उसमें साइन ना करने के लिए, तो उसने इंडिया ने दिया था कि हमारे IT सेक्टर को भी इसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हमारी डेयरी इंडस्ट्री है उसमें सर, चूँकि न्यूजीलैंड और लोग आकर के यहाँ सर डंप कर देंगे, वो ये चाहते हैं कि उसके साथ कुछ लॉज है जो इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिसकी वजह से इंडिया ने उन लोगों ने अपोज किया, तो इसके साथ आज भी उनके साथ ट्रेड बातचीत हो रही है RECP। इसके ठीक है, तो समझ में आया। इसलिए कर रहा है कि बायलैटरल पार्टनर बना रहा है, कि व्यापार करने की संभावना इधर सभी देशों को ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, चाइना के चेकबुक डिप्लोमेसी से बचाने के लिए। हाँ, चाइना के चेकबुक डिप्लोमेसी से बचाने के लिए वेस्ट एशिया और साउथ सार्क के आसियान के जो मेंबर कंट्री हैं वहाँ पे व्यापार करने का मतलब संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए भारतीय रणनीति अपना रहा है। ठीक है, अब जो दिहरम होता था, कौन बड़ा होता था कौन छोटा होता था? दिनार होता था कि दिहरम? ठीक है, कौन बड़ा है? अब बताइए हम लोग, जो जजिया था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। स्टेटमेंट दे देगा आपको। बताइए कौन सही है? हाँ? ये वाला गैर मुसलमान में कौन है? हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ठीक है,
और गैर हिंदू में कौन आएंगे? मुस्लिम ईसाई और मुस्लिम ईसाई तो क्या हिंदू को छोड़ के लिया जाता था? स्टेटमेंट दोनों सही है सर। तो आप लोग तो कह रहे हैं दोनों सही है। नहीं सर, क्या बोले? केवल पहला सही है, हाँ? केवल पहला सही है। पाला कौन? ये दोनों सही है। अच्छा, इसमें पाला पाला है। कथन ने इसको पाला हम लोग को। दूसरा सही। दूसरा इसमें कथन कौन सही है? बी हाँ? मतलब बी सही है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन घुमा के कैसे बन गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया आप लोग? सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद क्लास के बाद। सर इसी से रिलेटेड। हाँ, बाद में पूछिए। क्या आप पूछिए? सर जैसे आपने बोला कि वो लूटपाट करने आया था, तो वो तो लूटपाट करके चला जाता, तो उसने कर क्यों इम्पोज किया हम लोगों को, जब उसे रहना ही नहीं था यहाँ पे? जितना दिन रहा होगा उतना दिन लगाए होगा। आप बताइए, आप यहाँ अभी आए हैं तो कुछ घंटा अपना समय दे रहे हैं ना, तो कुछ घंटे में क्या कर रहे हैं आप? तो स्याही भी खत्म हाँ? कर रहे हैं, पेज भी भर रहे हैं। हाँ, कर दिए एक मिनट का स्रोत होगा। अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना? तो अभी उतनी देर तक पढ़ाई करेंगे जब तक यहाँ बैठे हैं, और जब यहाँ से चले जाएंगे फिर यहाँ पर बैठ के पढ़ेंगे। तो उसने जब तक रहा तो क्या करेगा? कर लगाएगा। अपना स्रोत बनाएगा ना, लूटपाट करेगा, कर लगाएगा, और क्या करेगा? जिस तरह से धन की मतलब प्राप्ति हो सकती है वो माध्यम अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा? जी सर। तो इसीलिए उसने एक कर लगाया था। समझ में आ गया? लुंगी भी हट जाएंगे तो पेज भी कर लगाएंगे। हाँ? स्याही भी खत्म कर रहे हैं, पेज भी भर रहे हैं। नुकसान जो टाइम भी लगता है। टाइम लगता है अच्छा, अरबों का आक्रमण किस में मिलता है? चकनामा में। फिर तुर्कों का आक्रमण होता है ना। अल्पतमीन का नाम आप लोग सुने हैं? कौन था ये? यामिनी वंश का, हाँ? यामिनी वंश से रिलेटेड। हाँ, यामिनी वंश से। हाँ, और सुपुत्रिकीन? वो गजनबी का का पिता था, हाँ? वो गजनबी का पिता था, हाँ, गजनबी का। और अल्पतमीन का दामाद था। हाँ, अल्पतमीन दामाद नहीं था। उसका दामाद था। हाँ, हाँ, उसका दामाद था। अल्पतमीन का दामाद सुपुत्रिकीन का। और सुपुत्रिकीन का लड़का कौन था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? सोमनाथ के मंदिर। वहाँ का शासक कौन रहता है? भीम प्रथम रहता है। भीम प्रथम क्या होता है? पराजित हो जाता है। ठीक है। और सोमनाथ के मंदिर को क्या करता है? लूट लेता है। इसमें इतिहासकारों ने बताया है कि लगभग कितने हजार घोड़े और हाथी पे और मतलब खच्चर पे लूट के ले गया था सोना यहाँ से। 20 लाख से दिनार से ऊपर, और सोना चांदी भी बहुत सारा था। तो फिर लेके कहाँ गया होगा? तो उसका उद्देश्य पूरा हुआ ना, क्योंकि जो भी अरब और तुर्क आक्रमणकारी आए थे वो भारत में क्यों आए थे? लूटपाट करने के ही लिए आए थे। ठीक है। बाद में इतिहासकारों ने इसको धर्म प्रचार से भी जोड़ दिया है। ठीक है। जी सर। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण नेक्स्ट क्लास में मंडे को चलेगा। ठीक है।